What? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। दोस्तों, मैं आई हूँ ड्यू सोल के स्टूडेंट्स के लिए उनकी सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यूनिट 1 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, क्या क्या चीज़ें हुई थी और बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो इसके अंदर सारी चीज़ें फुल डिटेल में तो नहीं होंगी, बट इतना हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, जितने आपके एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है वो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो के अंदर। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर टोटल 6 यूनिट्स आने वाली हैं, बट हम इस वीडियो में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 1 के अंदर हमें बेसिकली 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, उसके बाद हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टोरीज एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1947। ओके, इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक एम्बॉडीमेंट है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये वाइटल रोल निभाते हैं एक कंट्री को गवर्न करने में। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो प्रेजेंट वर्ल्ड में अभी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न करी जाती हैं, तो अगर उनकी हिस्ट्री की बात करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने सारे सेवरल रेवोल्यूशंस हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं और न जाने कितने लोग इन मूवमेंट्स में मारे गए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब इंडिया में ही हुआ है, ये हमारे वर्ल्ड में जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उसका पास्ट यही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्म हुआ है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेवोल्यूशंस हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं। एंड बेसिकली उनकी जो नॉर्मेटिव थीम्स होती थी वो होती थी जैसे कि राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। इन नॉर्मेटिव्स के लिए ऐसी चीज़ें मतलब बार बार होती रही हैं, रेवोल्यूशंस, मूवमेंट्स वगैरह। ठीक है, एंड इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 and this was again reformed largely by the American Declaration of Right like liberty, equality and pursuit of happiness in 1791। एंड इन सबसे पहले मतलब इन ग्लोरियस रेवोल्यूशंस ऑफ 1688 से पहले ब्रिटेन ने ये 3 राइट्स लॉन्च करे थे, मतलब कि राइट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी। और ये राइट्स इसने ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन लोके से इंस्पायर होकर लॉन्च करे थे। एंड इन मैग्ना कार्टा जहाँ पर किंग जॉन थे उन्होंने मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ राइट्स ग्रांट करे थे इन 1215। ओके, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टार्टिंग से ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट्स की हिस्ट्री रही है वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर ही रही है। ठीक है, ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक रिटन, दूसरा है अनरिटन, जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। एंड ब्रिटेन के मामले में जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेवरल ईयर्स से चला आ रहा है। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 सर्कमस्टेंसेस में बनाया जाता है, मतलब कि लागू होता है, जैसे कि कोई सोशल रेवोल्यूशन हुआ है या फिर ओवरथ्रो ऑफ टॉलरेशन रेजिमाइन या फिर मिलिट्री रूल की वजह से या फिर मेकिंग ऑफ कंट्री फ्री फ्रॉम फॉरेन योक। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा जाता है। ठीक है, इन सर्कमस्टेंसेस में ही। जैसे कि हम सब जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लास्ट कैटेगरी की वजह से हुआ है, मतलब कि जो फॉरेन योक्स हमारे कंट्री में आ गए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसकी वजह से, जिसे हमारे जो जैसे कि महात्मा गांधी और जो बाकी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनकी हेल्प से और काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमारी कंट्री ने फ्रीडम हासिल की थी 15 अगस्त 1947 के अंदर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो 3 साल के अंदर फ्रेम हुआ था, मतलब कि 1946 से 1949 के बीच में। ठीक है, एंड ये BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो अदर जो ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स लोग थे उनकी गाइडेंस के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है।
ठीक है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 के अंदर कंप्लीट हुआ था एंड 26 जनवरी 1950 के अंदर फोर्स के अंदर आया था, मतलब कि लागू हुआ था। ओके। एंड जिन लोगों की भी गाइडेंस के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, मोस्ट ऑफ देम हैड पोजेस इमेंस नॉलेज एंड विजडम इन द एरिया ऑफ लॉ। एंड इसी हेल्प की वजह से एक इफ़ेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारी कंट्री के लिए एंड तब से ही हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न हो रहा है। ओके। सो नाउ अगर हम 18 एंड 19 सेंचुरी की टाइम की बात करें, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर कुछ एक्ट्स पास करे गए थे ताकि वो स्मूथली इंडिया को गवर्न कर सकें। फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और दूसरा है जुडिशियल एक्ट ऑफ 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और 1813 में 1833, 1853। सो ड्यूरिंग ऑफ दिस पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करा था। ठीक है, इतनी जितने भी ईयर्स बताए हैं इस टाइम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रूल करा था। एंड इसके बाद बताते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसने क्या करा, बंगाल के अंदर जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि दो राजा उस पर राज करते थे, उसको एंड कर दिया। ठीक है। एंड तब तक जो ईस्ट इंडिया रूलर्स थे वो फाइटिंग द वॉर्स एंड बैटल्स के अंदर बिजी थे और लोगों से रेवेन्यू लेने में बिजी थे, लूटने में। एंड जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर ये कोशिश करी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लिया जाए अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्लोली। एंड इससे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसकी जो सुपरमेसी थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, मतलब कि बॉम्बे में और मद्रास में गवर्नर जनरल की सुपरमेसी को ख़त्म कर दिया गया। एंड इट ऑल्सो यूनिफाइड द बोथ सिविल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब कि इसकी वजह से जो सिविल और जो रेवेन्यू था एडमिनिस्ट्रेशन का बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, वो सब यूनिफाइड हो गया। ठीक है। एंड इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, वो इसलिए क्रिएट करा गया था ताकि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सकें। ठीक है। एंड इसके बाद जो चार्टर एक्ट था 1813 का, वो सबसे यूनिक था, मतलब कि सेवरल रिस्पेक्ट्स में। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड के अंदर, वो सारे एरियाज़ में ख़त्म हो गई। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर वो ट्रेड करते थे, जैसे कि चाइना से या फिर कहीं से भी और जितने भी एरियाज़ हैं, तो उससे इसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई। एंड सेकेंडली इसने एक प्रोविज़न बनाया फॉर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड अदर लिटरेरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करा और जो अदर जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने 1 लाख रुपये स्पेंड करे। एंड ये क्रिश्चियन मिशनरीज थी टू प्रोपोगेट रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। मतलब कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज थी, मतलब कि वो जो मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उनको प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब कि कंट्री के वेरियस पार्ट्स में रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, क्रिश्चियंस की। दैन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड प्रोविजंस ऑफ गवर्नर जनरल फॉर द होल ऑफ द कंट्री। एंड इसके अंदर इन्होंने 4th मेंबर भी ऐड कर लिया था, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर। ओके। उसके बाद फिर जो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1853 एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे तब तक के लिए इंडिया के ऊपर राज करने का हक दे दिया जब तक कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने कोई दूसरा एक्ट नहीं लाया। मतलब कि उसके साइड में अगर हम बात करें, जब इंडिया कम्प्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था, ब्रिटिश राज चल गया था पूरा, तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे एक्ट पास हुए थे। मतलब कि 1861 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सेवरल एक्ट पास हुए थे, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909 and Morley Minto Act of 1909 and Montagu Chelmsford Act of 1919 and Government of India Act of 1935 और so on। एंड 1861 के अंदर वाइस रॉय को एक एक्सक्लूसिव राइट मिल गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से 6 से 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है काउंसिल के अंदर। ओके।
सो इन द सेंस फाउंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हुई इंडिया के अंदर। एंड इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, वो एक स्पेशल मेंशन डिज़र्व करता है एज इट प्रोवाइड बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। मतलब कि वहीं से ये आइडिया लिया गया था, ठीक है, जब ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहीं से ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी 1950 तक। ओके, इसने इलेक्शंस कंडक्ट कराए इन ऑल प्रोविंसेस इन 1935 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में जीत हासिल करी थी जो इलेक्शंस कराए गए थे इसमें। एंड इसके बाद ही प्रोविंसेस के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, वाइड रेंजिंग ऑफ क्रिटिसिज्म वेदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज सॉवरेन बॉडी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई। उसके बाद सब कुछ सेटल होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटल हो गई एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, इट वॉज ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ओके, एंड इसे अप्रूव कर दिया गया लोगों के थ्रू। देन फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1951 से लेकर 1952 तक। ओके, उसके बाद 26 नवंबर 1949 हमारी इंडियन हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है ये। एंड इंडिया ने अपनी फ्रीडम ब्रिटिश राज से 1947 में ले ली थी। एंड ब्रिटिश राज की बात करें तो पूरे 200 ईयर्स तक उन्होंने हम पे राज किया था। उसके बाद फिर हमने 1947 के अंदर बहुत स्ट्रगल के बाद हमने अपनी फ्रीडम को हासिल किया था 1947 के अंदर। एंड उसके बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट करके एक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह अपना रास्ता बनाया। ओके, सो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ऐसे प्रिंसिपल्स और एथिक्स है जो कि हमारे पूरे देश को गवर्न करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे देश के अंदर जो गवर्न की स्टेट है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और जो हमारे देश के जो लोग हैं, मतलब कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनकी बेनिफिट के लिए लॉज बनाती है। और कोई भी लॉ आने से पहले लेजिस्लेचर के अंदर उस लॉ को पहले देखा जाता है, उसके बाद जब लेजिस्लेचर कहती है उसके बाद वो लॉ लागू होता है। ओके, मतलब कि उसे परमिशन मिलती है उस लॉ को लागू होने की। ओके, एंड इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के अंदर एक जस्ट कंडीशन को मेंटेन करके रखता है और फैसिलिटेट करता है हॉनरेबल कंडीशंस फॉर दी पीपल जो कि इस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, मतलब इस कंट्री के अंदर रहते हैं। सो नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो बेस है वो हम 8 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। एट द सेम मोमेंट इट ऑल्सो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द अदर ब्रिटिश लॉ फॉर्मुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब कि अगर हम बात करें जो ब्रिटिश लॉज थे उनसे भी हम कुछ लॉज हमने ब्रिटिश लॉ से भी इंस्पायर होके लिए हैं, ठीक है। और अलग अलग कंट्रीज़ से हमने इंस्पायर होके उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर होके कुछ लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करे हैं। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न फॉर अमेंडमेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के अंदर अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, ठीक है। एंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम और जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड इट कैन बी पार्टेड इनटू डिफरेंट फेजेस जिसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंक्लूड है और क्रिएटिंग ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दूसरा अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरीज की बात करें, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ईस्ट इंडिया का रूल और ब्रिटिश क्राउन का रूल भी इंक्लूडेड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन स्पेसिफिक इंडियन कंसर्न्स से डील करने के लिए सेवरल वेज को रिवाइज किया। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिलीटेरियस इम्पैक्ट पाया, मतलब कि बहुत हानिकारक प्रभाव डाला इससे। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तैयार किया जिसे पूरे होने में पूरे 2 years 11 months एंड 17 days लगे, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए तैयार करने के लिए बहुत बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बुलाई। एंड उन्होंने इसकी सेवरल एस्पेक्ट्स पे काम करा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सेवरल एस्पेक्ट पे काम करा जिसके अंदर इंक्लूड थे कॉम्पोजिशन, वर्किंग ऑफ द असेंबली एंड कमिटीज़ फॉर द असेंबली एंड
अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल थी। नाउ 1773 से 1947 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो हिस्टोरिकल ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो ड्यूरेशन है, मतलब टाइम पीरियड है, उसे 2 फेजेस में कैरेक्टराइज करा है। ओके, सो फेज़ 1 जो है वो है 1773 से लेके 1857 तक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का सर्वे हुआ था ड्यूरिंग द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड फेज़ 2 जो है वो है 1857 से 1947 तक, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन हुई अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ओके, सो नाउ 1773 से लेके 1857 तक कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है देयर आर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया दैट कंट्रोल्ड द ब्रिटिश इंडिया कंपनी फंक्शनिंग एंड हेल्प दैम रूल ओवर द इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857 तक। ओके, सो बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट की बात करें तो ये 1773 के अंदर स्टार्ट हुआ था अंडर द क्राउन रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ये फर्स्ट एक्ट था विच वॉज मेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, इज़ अ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईयर 1773, मतलब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ओके, एंड उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड जो चार्टर एक्ट था वो 1813 में, 1833 के अंदर और 1853 के अंदर हुआ था। सो अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें जो कि 1773 के अंदर हुआ, सो ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट, ये फर्स्ट एक्ट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया की तरफ पहला एक्ट था, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सके इंडिया के अंदर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड जो मद्रास एंड बॉम्बे का गवर्नर था वो गवर्नर ऑफ बंगाल से इंफीरियर था, मतलब कि नीचे लेवल पे। ओके, एंड जो लॉ बनाने की पावर थी और स्टैट्यूज बनाने की, वो सारी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में थी, जिसे 4 मेंबर असिस्ट करते थे, मतलब काउंसिल के अंदर 4 मेंबर होते थे, वो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को, ठीक है। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर फिक्स्ड मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे, मतलब कि 4 मेंबर। ओके, एंड गवर्नर जनरल हैड टू ओबे द डायरेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर, मतलब कि जो गवर्नर जनरल था वो जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स थे उनको अवे कर सकता था। नाउ बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की 1784। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था तो इस एक्ट ने बहुत ही सिस्टमेटिक चेंजेस लाए। अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉलोनीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उन्हें ब्रिटिश पैशंस इन इंडिया बोला जाता था। एंड इसके बाद यहाँ पर क्राउन एंड कंपनी को इस्टेब्लिश करा गया, मतलब फाउंडेड हुई, और जो कि ये जो कंपनी ऑफ क्राउन थी ये म्यूचुअल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया चलाती थी और इसके पास सुप्रीम पावर थी अथॉरिटी की, ठीक है। एंड जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने ओवरसीज़ जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस थे उनके लिए इन्होंने 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए, ठीक है, जो कि डिज़ाइन करे गए थे फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। एंड जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर 4 मेंबर थे उनको घटाकर 3 कर दिया गया और फिर उन्हें मद्रास एंड बॉम्बे में अपॉइंट करा, ठीक है। नाउ चार्टर एक्ट की बात करें 1813 की। सो चार्टर एक्ट ने इंडिया के साथ ट्रेड इस्टेब्लिश करके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रोप्राइटरशिप थी, मतलब कि स्वाभिमान था, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो इंडिया डेट वॉज outstretched for even the citizen of British except for the tea trade. Okay, so Charter Act 1833 की बात करें तो इस टाइम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ एक मेयर एग्जीक्यूटिव बॉडी बन के रह गई, अब वो मतलब कमर्शियल बॉडी नहीं रही, ठीक है। एंड जो चार्टर एक्ट ऑफ 1883 है इसका जो फाइनल स्टेप था वो ये था कि वो इंडिया में, मतलब कि इन द अप्रोच ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर सेंट्रलाइजेशन कर ले वो, ठीक है, जिसके अंदर जो 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट वो बिगिन हुआ, ठीक है। एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप
इट वाज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। मतलब कि ये जो स्टेप था ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट है उसकी तरफ। एंड जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो इवॉल्व हुआ एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, एंड जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का जो लॉर्ड विलियम वेंटिक था, हु वाज गिवन फुल अथॉरिटी ओवर अर्निंग मिलिट्री एंड सिविल। मतलब कि ये जो था इसने पूरी तरीके से अथॉरिटी जमा रखी थी सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, नाउ अब है चार्टर एक्ट 1853। सो इस टाइम पे क्या हुआ था, इस एक्ट के अंदर यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके अंदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस थे जो कि किसी भी इंडिविजुअल को एक सिविल सर्विस के अंदर आने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो जो गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस था वो डिवाइडेड था। एंड देयर वर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 न्यू मेंबर्स को ऐड करा गया। एंड जो 4 मेंबर्स थे वो सिलेक्ट करे गए बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल। ओके, एंड जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे इस एक्ट के अंडर एक नया नाम दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, एंड इसे एज अ मिनी पार्लियामेंट ऑपरेट करा गया। एंड साथ ही साथ इसके अंदर एम्ब्रेस्ड करी गई, मतलब कि जैसे ब्रिटिश के अंदर गाइडलाइंस थी इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी गाइडलाइंस यूज़ करी गई। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल्स 1857 टू 1947 की बात करें तो ये वो पीरियड था जिसके अंदर सेकेंड फेज ऑफ मेजर लैंडमार्क्स, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट बताए हैं एंड इनके ईयर बताए हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ ईयर 1858 के अंदर हुआ। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1861 के अंदर हुआ। उसके बाद दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट मोरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू जो कि 1919 के अंदर हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर 1935 के अंदर हुआ, फिर क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एक्ट हुए। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर हुआ। ओके, सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 की, जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड करा था। एंड अथॉरिटी वॉज असाइन टू दी ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी को असाइन करा था, विच मार्क्ड अनदर चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट डायरेक्टर्स की जो पावर थी उसे एक्वायर्ड कर लिया गया बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। ठीक है, एंड इसने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करा थ्रू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसे एडवाइजरी बॉडी बनाया गया ऑफ 15 मेंबर्स जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को हेल्प करते थे। ठीक है, एंड जो गवर्नर जनरल था उसे क्राउन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने रिसीव करा। एंड जो इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय था वो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे एक्ट होते होते हमारा इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया बना और हमारे इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेवलप हुआ। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट हुई थी, जैसे कि फेडरलिज्म के ऊपर, प्रीएम्बल के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट हुई थी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट ऑन फेडरलिज्म की, सो इसके अंदर ये बोला गया था कि इंडिया को एक सिविल कंट्री बनना चाहिए और जो मेजॉरिटी अथॉरिटी है वो कंट्रीज़ के हाथ में सौंप देनी चाहिए। ठीक है, ऑल्थोर ये जो वर्ड है सिविल की किसी भी फॉर्मली प्रीएम्बल में या फिर अदर इंडिजीनियस प्रोविजंस के अंदर यूज़ नहीं करा गया था, बट ये जो वर्ड यूनियन है ये कंपोजिशन में यूज़ करा गया था। और जो लोग थे वो इस बात के फेवर में नहीं थे कि गवर्नमेंट को एक यूनिटरी फॉर्म में होना चाहिए, बल्कि लोग इस बात की फेवर में थे कि गवर्नमेंट को एक फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट ऑन प्रीएम्बल की बात करें तो न्यूमरस पॉइंट इस बात पे हुए कि जब ड्राफ्ट कमेटी जो थी, मतलब ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर थे वो इस बात पे आर्ग्यू कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जैसे गॉड वर्ड और गांधी वर्ड ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करे जाने चाहिए प्रीएम्बल के अंदर। और सबसे बड़ी जो डिसएग्रीमेंट हो रही थी वो इस पॉइंट पर हो रही थी कि मतलब इंडिया का नाम जो रखा जाना था इस बात पे। ठीक है,
सी इंडिया का नाम क्या रखना जाना चाहिए, ठीक है, किस बेसिस पे रखा जाना चाहिए। ओके, सो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये जो डिबेट थी ये जो कमीशन मेंबर के साथ जो मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसके ऊपर जो लड़ाई हो रही थी, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको इंडिकेट करती है। मतलब कि जो कंपोजिशन 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के ऊपर बात चल रही थी, तो उसके ऊपर जो मुस्लिम मेंबर्स थे कम्युनिटी के अंदर वो अपोजिशन मेंबर थे, ठीक है, मतलब कि इसे अपोज कर रहे थे इस बात को। लेकिन जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने उन सबको ये कहकर चुप करा दिया कि जो लोग इसके साथ एग्री नहीं करते हैं, जो लोग इसके साथ डिसएग्री करते हैं, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। एंड और भी बहुत सारे मुद्दे थे ऐसे जिसके ऊपर डिबेट हुई, ठीक है, जैसे कि जो रिजर्वेशन के ऊपर हुई और डेथ पेनल्टी के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर डिबेट हुई थी और इनके ऊपर मतलब डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप हुआ, ठीक है। सो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर पढ़ेंगे एंड क्रिटिकल असेसमेंट को और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी है उसे पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सो नाउ अगर मैं बात करूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर उसे हम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की जगह मतलब हम वैसे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने हमारी जो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, मतलब कि सिटीजन्स की जो इंडिया के अंदर रहते हैं, ताकि वो लोग डिग्निटी और ऑनर के साथ जी सके, तो उसके लिए यहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है सिटीजन्स की उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक सेट ऑफ रूल्स है जिसकी हेल्प से हमारी कंट्री गवर्न होती है। सो अगर हम बात करें, एक कमेंटेटर ने राइटली स्टेट किया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसे हम सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर उसकी चेंजिंग नीड्स हैं तो उसे उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ न्यू लॉज ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर ये नहीं है कि हमने अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया उसके बाद उसके अंदर कुछ बदल ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग होती रहती है। ओके, एंड ड्यूरिंग लास्ट 17 ईयर्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसे 100 ऑफ टाइम अमेंड करा गया है, इसके अंदर थोड़े चेंजेस लाए गए हैं। बट हाउएवर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, वो रिमेन इंटैक्ट है एंड रिगार्डिंग एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द कंट्री गवर्नेंस, ठीक है। मतलब कि हम इसके जो मेन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकते। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एसेंशियल गाइड है वो है फॉर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों को नहीं बदल सकते हम, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन होना एसेंशियल है। ओके, सो नाउ अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो बेसिक फीचर है वो ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड अगर हम बात करें और भी मॉडर्न डेमोक्रेसी कंट्रीज़ की, जैसे कि USA एंड ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, तो इन सब के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के पास भले ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि जो मैग्ना कार्टा 1215 का था उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन के पास सेवरल चार्टर्स, स्टैट्यूज, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब इनएक्ट हुए बाय इट्स पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड इसके जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराया दैट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया फॉर द कंट्री। ओके, एंड दूसरा जो बेसिक फीचर है वो ये है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो कंट्री है इंडिया वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं, मतलब जिन्होंने इसे ड्राफ्ट करा है, उन्होंने इसे एक डिटेल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर उन्होंने ट्राई करा है कि वो जो कंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम है उनके सारे एस्पेक्ट्स को वो टच कर सकें, ठीक है, सारी चीज़ों को उसके अंदर ला सकें, ठीक है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ओके, सो अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। एंड जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 138 आर्टिकल्स हैं। एंड जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 11 पार्ट्स एंड 147 सेक्शंस हैं।
एंड अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हैं। एंड ये भी बात नोटिस करने की है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर करा गया है कि इसको हम और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। सो अगर हम बात करें ये जितना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारा, वो इसलिए बनाया है क्योंकि इसके पीछे सेवरल रीजंस हैं। मतलब कि एक तो मल्टीकल्चरलिज्म है हमारे इंडिया में, और ऊपर से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन और ये सारी चीज़ों की वजह से इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है। दूसरा फीचर है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इंडिया इज़ अ सोवरेन इन द सेंस कि जो पावर ऑफ रेस्ट है वो पब्लिक के हाथ में है। मतलब कि यहाँ पर पब्लिक सुप्रीम है, मतलब जनता की चलती है यहाँ पे। ठीक है। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भले ही वोट नहीं ली गई थी, बट जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 में से लेकर 1952 तक, तो उसके अंदर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिजेक्ट भी नहीं करा था। ठीक है। और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को पावर में लाया था वोट देकर। एंड ये जो पार्टी थी, मतलब कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसने एक वाइटल रोल निभाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो हर 5 साल में लोग वोट देते हैं फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। एंड जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ हार जाती है लेजिस्लेचर के अंदर, तब उसे मतलब कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। एंड उसके बाद मिड टर्म पोल में फिर से फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड फर्दरमोर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए बनती है और लोगों के द्वारा बनती है। मतलब कि लोग ही वोट देते हैं और उनके लिए ही जो गवर्नमेंट है वो बनती है। ठीक है। तो अगर मैं प्रीएम्बल के कुछ वर्ड्स की बात करूं, कुछ इनिशियल वर्ड्स की, तो प्रीएम्बल के अंदर स्टेट हो रखा है दैट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ को क्लियर करता है कि पीपल सुप्रीम है, मतलब जनता सुप्रीम है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के द्वारा पावर मिलती है। ठीक है। मतलब कि जनता की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है। सो नाउ फोर्थ फीचर है सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। सो अगर हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात करें, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम, तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। मतलब कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। बट जो इंडियन स्टेलवर्ड्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री बने जिसके अंदर ये सारे रिलीजन हों, मतलब हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध एंड जैन, ये सारे रिलीजन हों। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सेकुलर कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट करा गया है सेकुलर कैरेक्टर को। एंड इंडिया ने परमिट किया है लोगों को कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। उस रिलीजन को अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं। मतलब जो जिस रिलीजन को चुनना चाहता है वो चुन सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है। तो ये सारे राइट्स दिए हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऑल थॉट शुरुआत में जब इंडिया में ये जो प्रीएम्बल बना था उसके अंदर शुरुआत में ये सेकुलर टर्म मेंशन नहीं करी गई थी, बट उसके बाद जब 42 अमेंडमेंट हुआ तो उसके अंदर हमारा ये जो सेकुलर टर्म है इसे भी ऐड कर दिया गया प्रीएम्बल के अंदर। ओके। सो भारत में जितने भी लोग हैं वो अपनी पसंद के त्यौहार पर जुलूस निकाल सकते हैं, मतलब कि इस चीज़ की परमिशन दे रखी है। एंड हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, मतलब कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है। सो ये तो हो गई सेकुलर की बात। दूसरा है सोशलिस्ट स्टेट। सो 1950 के जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कि जब 1950 में ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं था। लेकिन सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 का हिस्सा बनाया गया था। दरअसल हुआ क्या था कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि वो लोग पुअर लोगों की और जो वीक सेक्शन से आते हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर देते, तब तक इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है इन्होंने 1976 के अंदर 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, इसे प्रीएम्बल के अंदर ऐड कराया। ठीक है।
दूसरा अब है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इस सेंस में सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट में वेरियस केसेस में ये चीज़ इंटरप्ट की है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ओके, टाइम टू टाइम केसेस आते रहे हैं एंड जो केशवानंद भारती का केस है उसके अंदर ये इशू भी रिजॉल्व हो गया था, ठीक है। एंड मतलब कि ये जो मुद्दा है हमेशा के लिए सुलझ गया था। एंड द कोर्ट रिकॉग्नाइज द अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, इस बात को रिकॉग्नाइज करा है, मतलब कि मान्यता दी है, ठीक है। एंड साथ ही साथ कोर्ट ने यूनियन पार्लियामेंट को ये चेतावनी भी दी है कि ब्रिटेन की तरह इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है और इंडियन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर के अंदर काम करना होगा, ठीक है। नाउ 7th है कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। सो अगर हम बात करें जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो गया था, मतलब 26 जनवरी 1949 के अंदर, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बार अमेंडमेंट हुई थी, मतलब अमेंड हुआ था। सो जब इससे जो लैंडलॉर्ड्स और जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस थे और मतलब कि इन सबको अफेक्ट हुआ, तो उन्होंने उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दी, ठीक है। सो जैसे कि जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड शाहजहां सिंह वर्सेस राजस्थान केस, तो ये जो केसेस थे, सो इन मामलों में क्या हुआ कि कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है इसे अनलिमिटेड रिकॉग्नाइज करा, ठीक है। मतलब कि ये अनलिमिटेड हो सकती है अमेंडिंग पावर, इसको मान्यता मिल गई, ओके। एंड जो गोलकनाथ केस था 1967 का, उसमें कोर्ट ने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी। एंड जो 1973 की जो केशवानंद भारती का मामला था उसकी सुनवाई एक बड़ी बेंच ने की थी, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स बैठे थे उस बेंच पे, ठीक है, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था इससे रिलेटेड, केशवानंद भारती केस से रिलेटेड। सो कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजंस में कोर्ट ने क्या करा, उसने पार्लियामेंट पर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और बेसिक स्ट्रक्चर को अनाउंस करा, ओके। एंड इवन जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो भी लिमिटेड कर दी अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड नाउ ये क्लियर हो गया था इंडिया के अंदर कि ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और ना ही जुडिशरी, ओके। वाइल जो पार्लियामेंट है वो जजेस के साथ तब डिस्कस कर सकती है जब कोई इम्पीचमेंट का केस हो, उसके ऊपर डिबेट हो रही हो, देन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है सारे प्रीवियस और एग्जिस्टिंग एक्ट्स को, वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को वो रिव्यू कर सकती है, ओके। सो नाउ 8th है फेडरल इन अ फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अगर हम बात करें जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से हमारे पास भी फ्रेमर्स ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा है, मतलब कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा है। ऑल्दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैनेडियन फेडरेशन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट जैसे अदर कंट्रीज से ये बोरो किया है, ठीक है। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगेन इन ऑर्डर टू हैव हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ठीक है, जिसके अंदर पावर डिवाइडेड है बाय गिविंग 3 लिस्ट लाइक सेंट्रल स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है, इनमें डिवाइडेड है पावर। सो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीज़न ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एसेंशियल है एंड ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से अडॉप्ट है, ओके। एंड क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन से और ब्रिटिश योग से निकल के इंडिपेंडेंट हुआ है, इस वजह से इसके जो फाउंडर्स हैं, मतलब कि फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने इसे एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब कि IAS एंड इंडियन पुलिस सर्विस मतलब कि IPS। सो इनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सो 9 बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। सो अगर हम बात करें ब्रिटेन की जो सिटीजन्स हैं उन्हें उनके राइट्स ग्रांट हुए हैं अंडर द बिल ऑफ राइट्स इन 1689 एंड US के जो सिटीजन्स हैं उन्हें उनकी राइट्स मिले हैं अंडर द उनका जो 10th अमेंडमेंट है थ्रू द बिल ऑफ राइट्स, उनके थ्रू उन्हें कुछ राइट्स ग्रांट हुए हैं।
एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उन्होंने इंडियन सिटीजन्स को राइट्स दिए हैं, ठीक है। सो इन राइट्स के अकॉर्डिंग मतलब कि इन राइट्स में डिस्क्राइब करा गया है एज अ फंडामेंटल एज अ वायलेशन ऑफ दोज राइट्स, मतलब कि किसी भी राइट का अगर वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, मतलब अपने राइट के लिए आप लड़ सकते हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ओरिजिनली 7 राइट्स हैं इन दी चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं उसके अंदर राइट्स हैं, जैसे कि राइट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो ये 7 ओरिजिनल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके। सो आउट ऑफ दीज अगर हम बात करें 44 अमेंडमेंट एक्ट की, सो 44 अमेंडमेंट की वजह से जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट्स में से हटाकर 300A के अंदर कर दिया है, ठीक है, मतलब कि 300 आर्टिकल में कर दिया है। सो ये जितने भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स ये इस सेंस में फंडामेंटल हैं कि अगर कोई भी इन राइट्स का वायलेशन करता है बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एनी इंस्टीट्यूशन, so any institution can be challenged in a supreme court and state high courts and इनके अंदर many positive rights हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी इंडियन हो या फॉरेन सिटीज़न हो उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ओके। एंड सिंस द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेवरल टाइम अमेंड हुआ है, जिसके अंदर इंक्लूड है सर्टन राइट्स जैसे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है सिटीजन्स के चार्टर को बाय इंटरप्रिटेटिंग एंड इनैक्टिंग सेवरल एक्ट्स एंड लॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो अगर हम बात करें केशवानंद भारती केस की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करा जा सकता है बट उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसे कम करा जा सकता, ना ही छीना जा सकता, ठीक है, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ओके। नाउ 10th फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसके अंदर हम बात करें तो DPSP के अंदर ये जो मैटर है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेलवर्ड्स थे वो लोग आयरिश रिपब्लिक से इन्फ्लुएंस थे DPSP के मामले में। और अगर हम बात करें DPSP की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर 4 के अंदर DPSP मेंशन है, ओके। एंड अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट है। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशो इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आती है, ठीक है, जो कि गरीबों के लिए और जो वीक सेक्शन से आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर तो हम अगर हमारे कोई भी राइट वायलेट होता है तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये इनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। सो अगर हम बात करें मिंड्रा बाय मिल्स केस की जो कि 1980 के अंदर हुआ था और अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में जो हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर ये हेल्ड करा था कि जो फंडामेंटल राइट हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, रेदर देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। मतलब इन दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोई फॉलो ना करे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता मतलब बाय लॉ, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उनके वॉल्यूशन पर हो सकता है, ठीक है। नाउ 11th है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फैक्ट ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ जिस टाइम पे इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रही थी तो उस टाइम पे एक कमेटी अपॉइंट करी गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वर्ण सिंह। सो उस टाइम पे क्या हुआ था वहाँ पर मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके जस्ट बाद मतलब कि चैप्टर 4 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी। उस कमेटी के अंदर रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड कर लेना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 51A
42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड कर लिया गया इन 1976। ओके, सो गवर्नमेंट इस मामले में यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थी। सो ये जो ड्यूटीज़ थी, ये ड्यूटीज़ भले ही कोर्ट की तरफ से इम्पोज नहीं करी गई थी। मीनवाइल ये जो ड्यूटीज़ थी ये कंट्री के सिटीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, सो वेरियस एक्ट के थ्रू जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ बनाई गई हैं। एग्जाम्पल के लिए हैं टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। सो ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हर सिटीज़न को करना चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है 12 हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर ऑफ इंडिया मतलब कि महात्मा गांधी जी ने हमारी रूरल इंडिया को डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू एम्पावर बनाने का सपना देखा था। एम्पावर मतलब सशक्त। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 40 है वो क्लियरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। सो 1992 के 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट ने जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं उनमें 3 टायर्ड लोकल गवर्नमेंट बनाई, जिसका एम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर लोगों को इन्वॉल्व करना। ओके, और ग्रास रूट लेवल के लोगों की पार्टिसिपेशन और 3.2 मिलियन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्शन में। सो वो इंडिया के अंदर जो लोग लोअर लेवल पर हैं उन लोगों को एम्पावर बनाने में और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल असेसमेंट। सो अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो ये सेवरल ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज्ड हुआ है। जैसे कि हमारे भारत का जो संविधान है वो एक एलिफेंट के साइज़ का है, इस तरीके से बोला गया है। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली उसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन बाद के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके थ्रू इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जुड़ गए हैं, जिससे जो हमारे आर्टिकल्स की जो गिनती है वो 440 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो 230 ईयर्स के अंदर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 29 बार अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, जबकि 70 ईयर्स के अंदर संविधान में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, सो 70 ईयर्स के अंदर ही इतने सारे अमेंडमेंट होना कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के ऊपर एक क्वेश्चन उठाता है, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, सेकंड है इट इज़ अ बोरोड वन, मतलब कि हमने ये उधार लिया है संविधान जो है। सो क्रिटिक्यूज का ये कहना है कि भले ही जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके मेंबर्स भले ही उन्होंने गुड प्रोविजंस को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस से लिया है, जो पहले से इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनसे गुड प्रोविजंस को लिया है, उस चीज़ का तो क्रेडिट जाता है इन लोगों को। बट दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना, ये बात जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनको इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने अमेरिका से, ब्रिटेन से और वेमर रिपब्लिक से, यूएसएसआर से, इन जैसी कंट्रीज से, मतलब जिनके यहाँ पहले से कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था, वहाँ से कुछ चीज़ें बोरो करी हैं, मतलब कि गुड प्रोविंसेस को बोरो करा है। ठीक है, सो उन सारी चीज़ों को मिला के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इस वजह से जो क्रिटिक्यूज़ हैं वो उनका कहना ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ओनली अंडरस्टूड विद द लीगल न्यूमरीज, मतलब कि संविधान को सिर्फ जो लोग मतलब लॉ जानते हैं, लीगल चीज़ों को जानते हैं, वही समझ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो नहीं समझ सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं और जो अदर राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनका जब वायलेशन होता है तो उसमें भी लॉयर्स की हेल्प लिए बिना उसमें वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि अदालत में जाना उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, बिना लॉयर्स के। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑल्सो कपिंग के लिए भी क्रिटिसाइज करा जाता है। ठीक है, कपिंग मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना।
सो अगर हम बात करें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस टाइम पे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करा था। सो टाइम के साथ सेवरल इंटरप्रिटेशंस हुई हाई कोर्ट के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड सेवरल बेसिक फीचर्स को डिफाइन करा गया। एंड 1951 के ईयर में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसको शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने चैलेंज करा था, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1951 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कोर्ट ने ये चीज़ भी बोली थी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का राइट है, ओके। एंड जो मैटर था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच का जो डिफरेंस है उस मैटर में, मतलब जो टर्म है लॉ, इसको डिफाइन करा गया था, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द आर्टिकल 368 बताया कि यूनियन पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उसके कुछ सालों बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करा गया। सो फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुआ, जब 1964 में शाहजहां सिंह वर्सेस राजस्थान हुआ 1964 के अंदर, तो उन्होंने फोर्थ अमेंडमेंट को चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इवन कोर्ट ने फिर से ये चीज़ क्लियर करी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर है, एंड उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हैं। एंड आर्टिकल 13 जिसके अंदर लॉ को डिफाइन करा गया है उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते टू रिस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट की, मतलब हम पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सके, ठीक है, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ठीक है। सो जो 3 अमेंडमेंट हुए, फर्स्ट, फोर्थ एंड 17 अमेंडमेंट, सो जब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ 1967 के अंदर, सो कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ अमेंडिंग पावर, बट हाउएवर जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है, एंड इट डज़ नॉट वास्ट एक्सक्लूसिव पावर, मतलब कि इंडियन जो पार्लियामेंट है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तोड़ नहीं सकती, ना ही उन्हें किसी भी सर्कमस्टेंस में कम कर सकती है, ठीक है, और ना ही उनको छीन सकती है, ठीक है। सो पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है, ना कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की, ओके। वो फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकती, ठीक है, जो कि मेंशन है चैप्टर 3 के अंदर। सो इसके बाद ये कहा गया कि 368 आर्टिकल के अंदर जो पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है, ओके। सो जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 के अंदर, तो उन्होंने 4th जनरल इलेक्शन को जीता, बट उसके बाद भी उसने, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनके रिजेक्शन के ऊपर उन्हें चिंता हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल रेवोल्यूशन हो सकता था कंट्री के अंदर, ठीक है। सो इसके साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों चैप्टर समझ आ गए हों, एंड अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।